हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है कि संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हमने ये जाना कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से भाग हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। देखिए, अभी आप लोगों को यह बहुत ही अजीब लग रहा होगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इनको गहराइयों में पढ़ेंगे तब इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होगी, तो हमारा जो ये भ्रम है वह ख़त्म हो जाएगा और इनको अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर पूरा पाषाण काल के समय की बात करें तो यह अज्ञात वर्ष से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो यह 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य के समय को नवपाषाण काल कहते हैं। तो हमने ये जाना कि प्रागैतिहासिक काल के कितने खंड हैं, कितने भाग हैं। आइए जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के कितने भाग हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के 2 भाग हैं। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य के समय को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के समय को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के भी 2 भाग हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अगर हम देखें कि यह ऋग्वैदिक काल कितने समय का था तो यह 500 वर्षों का ऋग्वैदिक काल था। जैसा कि आपको विदित हो रहा है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया, तो यह 500 वर्षों का काल रहा। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अगर उत्तर वैदिक काल के समय की अगर हम बात करें तो यह 400 वर्षों का 400 वर्षों का उत्तर वैदिक काल रहा। तो हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, हमने ये जाना कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटा जा सकता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 खंडों में बांटा जा सकता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता। चलिए हम जानते हैं कि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ा जाता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मध्यकालीन भारत की इतिहास भी कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास भी कहते हैं, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अगर प्राचीन भारत की हम अगर बात करें तो यह 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के मध्य के समय को प्राचीन भारत कहा जाता है। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के समय को
मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। अगर आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी के मध्य के समय को आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो यह तो हो गई ऐतिहासिक काल की बात। 3 भागों में हमने विभाजित किया, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। और उसी को संज्ञा दी जाती है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब आइए हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में यानी 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। और यह आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जो इसमें लिखा है प्लीज़ आप लोग कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इसको पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा से संबंधित। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं आपके परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो जो सबसे पहली घटना है वह महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। महाजनपद काल का उदय होता है और अगर इनके समय की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इनका समय है। अगर हम उसके बाद जिस साम्राज्य का उदय होता है उस साम्राज्य का नाम था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के टाइम की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य के समय को मगध साम्राज्य का समय कहा जाता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। मेरे प्यारे साथियों, मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे, जब प्राचीन भारत को पढ़ेंगे डीपली जाकर हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम मौर्य साम्राज्य के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे। तब हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और आचार्य चाणक्य ने कैसे मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम समय की बात करें तो यह 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य के समय को मौर्य साम्राज्य का समय कहा जाता है, मौर्य टाइम पीरियड कहा जाता है। उसके बाद जिस काल की उत्पत्ति होती है उसका नाम है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के अगर समय की बात करें तो 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल रहा। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। यह प्राचीन भारत की बात हो रही है। एक सीरियल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले कौन सा काल आया, पहले किसका साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद ऐसे सीरियल वाइज हम लोग देख रहे हैं। तो हमने जाना कि महाजनपद काल की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, उसके बाद मगध साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मौर्योत्तर काल की उत्पत्ति हुई, उसके बाद गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति हुई और सबसे अंत में हर्षवर्धन साम्राज्य की स्थापना हुई। हर्षवर्धन साम्राज्य के समय की बात करें तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक के मध्य के समय को हर्षवर्धन साम्राज्य का समय कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। थोड़ा अन्य वंश के बारे में जान लेते हैं कि कब और क्या जो है उत्पन्न हुए। तो अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य के समय को कहा जाता है। इन्हीं के मध्य कुछ और जो है वंश उभर कर सामने आते हैं, जैसे संगम काल उत्पन्न होता है, चेर वंश की उत्पत्ति होती है, पांड्य साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, चोल वंश की उत्पत्ति होती है। इन साम्राज्यों का उदय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। चलिए हम लोग जानते हैं अब कि मध्य, तो ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत में इन सभी घटनाओं को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे चलकर।
मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। देखते हैं कि मध्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मध्यकालीन भारत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के समय की बात करें तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के मध्य के समय को पूर्व मध्यकाल कहा गया और उत्तर मध्यकाल 12वीं से 18वीं शताब्दी तक के मध्य के समय को उत्तर मध्यकाल कहा गया। शताब्दी का अर्थ होता है, एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि शताब्दी का क्या मतलब होता है। तो शताब्दी का मतलब होता है एक, अगर कोई कहे कि एक शताब्दी बीत गई तो यानी 100 वर्ष बीत गए। तो पूर्व मध्यकाल में जो घटना घटित हुई वह थी उत्तर भारत में जो वंश की उत्पत्ति हुई उसमें राजपूत वंश शामिल था, पाल वंश की उत्पत्ति होती है, प्रतिहार वंश की उत्पत्ति होती है, गुर्जर वंश की उत्पत्ति होती है। यह उत्तर भारत में उत्पत्ति होती है। अगर हम दक्कन क्षेत्र की बात करें तो दक्कन क्षेत्र में चालुक्य वंश की उत्पत्ति होती है, पल्लव वंश की उत्पत्ति होती है, राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति होती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में चेर वंश की उत्पत्ति होती है, पांड्य वंश की उत्पत्ति होती है, चोल वंश की उत्पत्ति होती है, शाही चोल वंश की उत्पत्ति होती है जो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के मध्य के में इनकी उत्पत्ति होती है। तो यह तो हो गई बात पूर्व मध्यकाल की। अब हम जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिनको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अगर हम उत्तर मध्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो उत्तर मध्यकाल में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति हुई। दिल्ली सल्तनत क्षेत्र में आई। दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति हुई, चौहान वंश की उत्पत्ति होती है और मुग़ल वंश की उत्पत्ति होती है उत्तर मध्यकाल में। अगर हम दक्कन क्षेत्र की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, बहमनी साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो चेर वंश की उत्पत्ति हुई, देवगिरी वंश की उत्पत्ति हुई, वारंगल के द्वार समुद्र के यादवों के साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, काकतीय के होयसल साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। तो हमने ये जाना कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, पूर्व मध्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उत्तर मध्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हमने ये जाना। अब आइए जानते हैं कि आधुनिक भारत में, आधुनिक काल के भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। आइए हम जानते हैं कि आधुनिक भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो आधुनिक भारत में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का सर्वप्रथम आगमन चालू हो गया था। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो गया और नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों का भारत विजय, फिर उसके बाद दासता का बंधन। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, वह थी राष्ट्रवादी जागरण की। फिर स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता आई, स्वतंत्रता संग्राम में गतिशीलता आई। और फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, स्वातंत्र्योत्तर भारत यानी स्वतंत्र भारत। अब चलिए हम जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ।
और वह कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी थी। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद कौन कौन सी नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। अंग्रेज़ों ने किन किन क्षेत्रों पर, भारत के किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, आइए जानते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो गया। तो सबसे पहले सर्वप्रथम भारत पुर्तगाली आए, जो कि 1498 ईस्वी में आए। उसके बाद डच आए, जो कि 1602 ईस्वी में आए। उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन शुरू हुआ 1608 ईस्वी में। फिर उसके बाद फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। ये जो कंपनियां थी मुख्यतः व्यापारिक कंपनियां थी और व्यापार करने के लिए भारत आई और यह यूरोप से आई। अब आइए हम जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद कौन कौन सी नई क्षेत्रीय शक्तियाँ उत्पन्न हुई। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद जो नई क्षेत्रीय शक्तियाँ अस्तित्व में आई, जो सामने उभर कर आई, वह थी बंगाल की शक्ति, अवध की शक्ति, हैदराबाद और कर्नाटक। यह एक नई क्षेत्रीय शक्तियाँ थी जो कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद अस्तित्व में आई। तो हमने जाना कि मुग़ल साम्राज्य के बाद कौन कौन सी शक्तियाँ सामने उभर कर आई। अब अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की भारत विजय की, तो सबसे पहले कर्नाटक युद्ध हुआ 1744 से 1763 ईस्वी में, जो कि अंग्रेज़ों ने जीत लिया इस युद्ध को। फिर बंगाल प्लासी 1757 का बक्सर युद्ध हुआ, इसको भी अंग्रेज़ों ने जीता। फिर 1799 ईस्वी में मैसूर का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेज़ों ने जीत लिया। फिर उसके बाद मराठा संघ की समाप्ति हो गई 1817 से 1818 ईस्वी में। उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, यह 1849 ईस्वी में हुआ। अब हम पढ़ते हैं अंग्रेज़ों द्वारा दास बंधन क्या था। आइए अब हम समझते हैं कि दास्ता का बंधन क्या था। तो अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व नीतियों द्वारा भारत का शोषण किया जाने लगा। यानी जब अंग्रेज़ भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो उसके बाद भारत का शोषण किया जाने लगा, भारतीय नागरिकों का शोषण किया जाने लगा, भारतीय संपदा का शोषण किया जाने लगा। अब शोषण किया जाने लगा तो भारतीय प्रतिक्रिया में 1858 ईस्वी में मुक्ति संग्राम की क्रांति हो गई, जिसे 1858 का संग्राम कहते हैं, भारतीय प्रतिक्रिया में हुई। तो बेसिकली राष्ट्रवादी जागरण में सामाजिक धार्मिक सुधार हुए और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई सन 1885 ईस्वी में, यह राष्ट्रवादी जागरण के तहत हुआ, राष्ट्रीय जागरण के द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता में जो दो मुख्य घटनाएं घटित हुई वह थी कांग्रेस के द्वारा नरम दल से गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन। कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, उसके बाद गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो हमने जाना स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता में गांधी जी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस के द्वारा नरम दल से गरम दल में जाकर की ओर क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। तो आइए जानते हैं स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्थिति क्या थी और इनमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले समस्याओं का सामना करना पड़ा। तत्कालीन जो समस्या थी वह आर्थिक समस्या थी। एक इतने बड़े राष्ट्र को कि प्रशासन को चलाना इतना आसान नहीं था, तो सबसे पहले आर्थिक समस्या हुई। फिर हम धीरे धीरे
हमारा देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ा और हमारी एक नई विदेश नीति सामने उभर कर आई, जिसको गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्षता कहा गया विदेश नीति, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब ये था कि उस वक्त 1945 के बाद दो दुनिया बट गई थी। एक पश्चिमी दुनिया थी, एक पूर्वी दुनिया। तो दो दुनिया बट गई थी, एक अमेरिका का गुट था, एक सोवियत संघ का गुट था। तो भारत की विदेश नीति में यह था कि वह गुटनिरपेक्ष रहेगा। वह न तो पश्चिमी देशों के साथ जाएगा और ना ही पूर्वी देशों के साथ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आधुनिक विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो आधुनिक विश्व को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले 14वीं से 16वीं सदी तक के आधुनिक विश्व को पढ़ेंगे। उसके बाद 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के आधुनिक विश्व को पढ़ेंगे। उसके बाद 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी के आधुनिक विश्व को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं कि 14वीं से 16वीं सदी तक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो 14वीं से 16वीं सदी तक में जो घटनाएं घटित हुई, जैसे पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन ही आधुनिक विश्व का प्रस्थान बिंदु है। पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, उसके बाद आधुनिक विश्व की प्रस्थान भूमि बन जाती है। 14वीं से 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन कई हुए। और चौथा पॉइंट, ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति हो गई। तो हमने ये जाना कि 14वीं से 16वीं सदी के मध्य कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो आइए साथियों, 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें औद्योगिक क्रांति हुई, जो कि इंग्लैंड में हुई और विश्व में इसका प्रसार हुआ। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वह इंग्लैंड में हुई थी और धीरे धीरे विश्व में इसका प्रसार हुआ। फिर उसके बाद अमेरिकी क्रांति हुई, जो कि 1776 से 1783 के मध्य हुई। उसके बाद फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। फिर राष्ट्रवाद का उभार हुआ और जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ 1870 ईस्वी में। तो हमने पढ़ा कि 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, महत्वपूर्ण जो थी। तो यह 5 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आइए मेरे प्रियजनों, देखते हैं कि 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी के मध्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य हुआ। उसके बाद पेरिस की संधियां हुई, जो कि 1919 ईस्वी में हुई। और फिर उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो आइए जानते हैं कि रूसी क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो रूसी क्रांति सन 1919 ईस्वी में हुई। साम्यवादी राष्ट्र की स्थापना हुई। विश्व में प्रथम साम्यवादी राष्ट्र की स्थापना हुई। 2 विश्व युद्ध के मध्य में यूरोप, पश्चिमी युद्ध, पूर्वी युद्ध, अमेरिका और सोवियत संघ इस युद्ध में शामिल थे और उसके मध्य यूरोप आ गया। वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद आया। फिर फांसीवाद इटली में आया और स्पेन में गृह युद्ध चालू हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो यह 1939 से 1945 ईस्वी के मध्य हुआ। यह संपूर्ण युद्ध कहलाया, क्योंकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इतिहास का सबसे भयावह युद्ध कहलाया। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और शांति की नई स्थापना हुई। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, और इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या हैं। और आगे की वीडियो में हम लोग इन्हीं विषयों के ऊपर गहराई से अध्ययन करेंगे। तो
आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए। और मैं ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर पूरा इतिहास पढ़ाऊँगा, मैं आपको पूरा यहाँ पर भूगोल पढ़ाऊँगा, मैं आपको यहाँ पर संविधान पढ़ाऊँगा, मैं आपको यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा। हर एक विषय को जो कि आपके परीक्षा से संबंधित हैं, जीएस के, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, मैं उनको आपको बहुत ही आसान से आसान भाषा में पढ़ाऊँगा। और विश्वास करिए मुझ पर, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा और आप नौकरी अवश्य प्राप्त करेंगे।